गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लूसेंट का क्लास 5 देखते हैं, ज्योग्राफी। क्लास 4 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें अपलोड है वीडियो। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का जो छोड़ा हुआ था क्लास 4 के बाद से क्लास 5 में देखते हैं। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ढका होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय हुआ था। पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 है। इनमें से प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नोट: विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण: विसुवियस भूमध्य सागर में, क्राकाटोवा सुंडा जल डमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस में। शांत ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हो और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देमवंद ईरान में, पोपा म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका में, चिम्बराजो दक्षिण अफ्रीका में। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गेसर, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ग्लेशियर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, यह यूएसए का येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इनमें गैस व जल वाष्प निकल का करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफ तारा कहा जाता है। अलास्का के कटमय पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड के प्लेनेटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी ऊंचा 19,673 फीट इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। भूकंप, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं: प्राथमिक अथवा पी तरंगे, द्वितीय अथवा एस तरंगे, तीसरा सतही अथवा एल तरंगे। प्राथमिक अथवा पी तरंगे, यह तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है।
इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिसमें ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। द्वितीय अथवा एस तरंगे, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। सतही अथवा एल तरंग, इन्हें धरातलीय या लंबित तरंगे के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज H.D. लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट वेव्स है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों के माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे अनेक व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट P, S तथा L तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर S तरंगे लुप्त हो जाती है और P तरंगे अपवर्तित हो जाती। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। अधिक केंद्र, एपीसेंटर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र पर सबसे पहले P तरंगे पहुंचती है। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल है, रोसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। यह एक लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। विभिन्न स्थलाकृतियां, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां 3 प्रकार की होती है, पठार, पर्वत तथा मैदान। पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत, बलित पर्वत। चलिए ब्लॉक पर्वत को पढ़ते हैं। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत उदाहरण है बोंजेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत भूगोलवेत्ता, भूसंतति के कोबर भूगोलवेत्ता थे, तापीय संकुचन के जेफरीज, महाद्वीपीय फिसलन के भूगोलवेत्ता ढेली, महाद्वीपीय विस्थापन के वेगनर, संवहन तरंग के होम्स, रेडियो एक्टिविटी की जोली, प्लेट विवर्तनिकी के हेरी हेस। प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम
प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। नोट, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां भारत, सियरा स्पेन, गेसों व बूटे अमेरिका। संचित पर्वत, एक्यूमुलेटेड माउंटेन, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत है जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनतियां होती हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। नोट, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर तंजानिया में अवस्थित है। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गए, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ है। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। चलिए अब दूसरा पठार देखते हैं। पठार धरातल का विशिष्ट स्थल रूप, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीघ्र भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार है तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलिविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7800 फीट। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। अंत पर्वतीय पठार, पर्वतमालों के बीच बने पठार। पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लेकोलित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थिर पठार। गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद भारत। मैदान, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। अपर्दनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जो निम्न है। लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, जहां केवल वन ही पाए जाते हैं। रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है।
निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी, हांगू के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान डेल्टा का प्रमुख मैदान है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, उत्सु कुआं, एरिस्टिसन वेल, गीजर, घोल रंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलिये, कांद्रा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, लेपिज। नोट, सर्वाधिक उत्सुत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, सर्फ, वेला चली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बोलो। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, सर्क, टॉर्न, अरेट, हॉर्न, नूनाटक, फियोर्ड, ड्रमलिन, कैम, एस्कर। नोट, ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। चौथा, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ज्यूगेन, यारडंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लेगून, बरखान, लोएस, पेडी प्लेन। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति, समुद्री भृंगु, भुजिया, लेगून झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट, अस्टेक, डाल्मेशियन, यूगोस्लाविया का तट। भी आकार की घाटी नदी से बनती है। गार्ज का निर्माण नदी का युवा अवस्था में होता है। लटकती घाटियां, यू आकार की घाटी एवं बोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। जल निर्गम छिद्र और कॉस्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। मरुटिम्बा, हवा के तेज वेग से बने रेतीली टीलों को कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। 9 चंद्राकार टिम्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है बरखान कहलाते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्ते जिनकी समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होते हैं उन्हें फियोर्ड कहते हैं। सर्क, गहरे, लंबे व चौड़े गर्ते जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी अवतल होती। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होता। आल्प्स पर्वत की चोटी मेटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका आकार कंघी या आरी के समान घटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार। फियर्ड तट, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण, नॉर्वे का तट फियर्ड तट का उदाहरण है। रिया तट, रिया तट नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। हेफा तट, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हेफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय जल घिरकर लेगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हेफा तट का अच्छा उदाहरण है। डाल्मेशियन तट, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। निर्गत समुद्र तट, स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्थित स्पीट, लेगून, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।